नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अंततः कहानी का अगला भाग। मैं स्कूल की कॉपियां चेक कर ही रही थी कि लीला मेरे पास आकर बैठ गई। क्या बात है लीला? सब ठीक है ना? मैंने उसकी ओर देखकर पूछा। मीम साहब, शिखा की सहेली दीपा कह रही थी कि वह लड़का अब दूसरा विवाह कर रहा है। क्या? अभी तो उस घटना को बीते महीना भर भी नहीं हुआ है। मैंने आश्चर्य से कहा। शिखा तो पहले ही कह रही थी कि अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है मेम साहब कि उसने मेरी फूल सी बेटी की हत्या करवा दी है। उसके पिता उसका विवाह दूसरी जगह करना चाहते थे, जहां उसे लाखों का दहेज मिल रहा था। उस समय उसने उनकी बात नहीं सुनी। जब उसका मन रूपा से भर गया, तब उसे अपने पिता की बात ठीक लगने लगी और उसने एक ही झटके में उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। उस पर शक ना हो इसलिए उसने अपने ऊपर भी एक दो वार करवा लिए। वैसे भी वह पुलिस वाला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर यह सब तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो? मेम साहब, दीपा से ही पता चला कि कुछ दिनों से रूपा और गणेश में झगड़ा चल रहा था। घटना से कुछ दिन पहले उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। गणेश ने रूपा को मारने की धमकी भी दी थी। यहाँ तक कि उसके किसी से मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। एक दिन जब दीपा रूपा से मिलने गई तो बाहर ताला लगा था। रूपा ने उसे देखकर बिना कुछ कहे खिड़की से एक कागज का टुकड़ा बाहर फेंका तथा अंदर चली गई। उसमें उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में लिखा था। पहले तो दीपा ने पति पत्नी का आपसी झगड़ा समझकर किसी से कुछ भी ना कहने की सोची। फिर उसे लगा कि जब उसने यह कागज का टुकड़ा चुपके से उसे दिया है तो वह चाहती है कि वह उसकी कुछ सहायता करे। दूसरे दिन वह हमसे मिलने आ ही रही थी कि उसने देखा गणेश रूपा को घुमाने ले जा रहा है। रूपा भी खुश लग रही थी। सब कुछ सामान्य समझकर उसने अपना विचार त्याग दिया। उसके हफ्ते भर बाद ही यह घटना घट गई। गणेश के दूसरे विवाह की बात सुनकर अब दीपा को भी लग रहा है कि वह दुर्घटना रूपा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए कहीं गणेश ने ही तो सुनियोजित ढंग से नहीं करवाई। यही सोचकर कल वह हमसे मिलने आई थी और उसने वह कागज का टुकड़ा भी हमें दिया। यह टुकड़ा क्या है? उसकी दर्द भरी दास्तान से भरा पड़ा है। मेम साहब, रूपा दर्द भरी दास्तान अपने दिल में छुपाकर चली गई। एक बार वह हमसे मिलने आई थी, पर उसके पिता के डर से मैंने उससे यह कहकर मिलने से मना कर दिया था कि तू अब हमारे लिए मर गई है। ऐसे में वह अपना दर्द कहती भी तो किससे कहती? हम जो उसके अपने थे, उन्होंने उससे संबंध ही तोड़ लिए थे और जिसने उसे अपना समझा, उसने उसे दगा दे दिया। मैं ही उसकी हत्यारिणी हूं, मैं ही अपराधी हूं, कहकर वह बिलख पड़ी। मैं सोच रही थी कि कहने मात्र को ही हम प्रगतिशील विकासशील 21वीं सदी के हैं, पर आज भी हम अंधे युग में जी रहे हैं, जहां सदैव जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती रहती है। लीला का बिलखना मुझे बेचैन कर रहा था, पर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसे समझाऊं, किन शब्दों में उसे सांत्वना दूं। जसिका लाल हो या नताशा सिंह, शिवानी भटनागर हो या मधुलिका शर्मा या निर्भया या यह रूपा, सब अपने दुख, अपनी तड़प अपने साथ ही छिपाए चली गईं। इनके अतिरिक्त और भी ना जाने कितनी ही मासूम कन्याएं ऐसे स्वार्थी मर्दों की हवस का शिकार हुई हो रही हैं, पर शायद ही किसी अपराधी को सजा मिली हो। इन सब लड़कियों का अपराध क्या था? सिर्फ यही ना कि इन्होंने एक ऊंची उड़ान भरनी चाहिए थी। उड़ना तो सभी चाहते हैं, पर ताकतवरों ने अपने स्वार्थ के लिए उनके पंख असमय ही काट दिए और हम इस अन्याय को देखते हुए भी चुप हैं। ना जाने यह कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसा कानून है, जिसमें अपराधी अपराध करने को स्वच्छंद है, जबकि निरपराधी दंड भोग रहे हैं।
कुछ दिनों में इन सब घटनाओं को लोग भूल जाएंगे, पर जिनके अपने चले गए, वे ताउम्र जीवन की इस त्रासदी को भोगते हुए, खून के आंसू पीते हुए ना जाने जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। विशेषता लीला जैसे लोग, जिनको अपनी जान से भी ज्यादा अपनी इज्जत, अपने संस्कार, अपने मूल्य प्यारे होते हैं। मेम साहब, क्या आप मेरी बेटी को न्याय दिलवाएंगी? अचानक लीला ने कहा। तुम क्या कह रही हो? इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा। उस पर अदालत के चक्कर अलग लगेंगे। चौंकते हुए मैंने कहा, मैं सब करूंगी, जितना चाहे खर्चा हो मैं कमाऊंगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि कोई अच्छा सा वकील ढूंढकर आप रूपा को न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगी। आप सिद्ध करवा देंगी कि गणेश ने दूसरे विवाह के लिए रूपा का खून किया, जिससे कि वह किसी दूसरी रूपा को अपनी हवस का शिकार न बना सके। उसकी आंखों में प्रतिशोध झलक रहा था तथा वह उत्तर की आकांक्षा में लगातार मेरी ओर देखे जा रही थी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी। कल तुम दीपा को मेरे पास लेकर आना, और यह वह पत्र भी जो दीपा ने तुम्हें दिया था। मेरा इतना कहते ही लीला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैंने अपनी सहेली पल्लवी को फोन मिलाया तथा सारी बातें बताते हुए केस लड़ने के लिए आग्रह किया। उसने तुरंत हामी भर दी। दूसरे दिन लीला और दीपा को लेकर मैं पल्लवी के पास गई। सारी बातें सुनकर उसने कहा, बस यह पत्र ही हमारा सहारा है। दीपा, तुम क्या कोर्ट में आकर सारी बातें कह सकती हो? बिल्कुल कह सकती हूँ। मैं अपनी सहेली को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। गुड। अब हम केस दायर कर सकते हैं। लीला और दीपा को बाहर बैठने का आदेश देकर मैंने पर्स से 2,000 निकालकर पल्लवी को दिए। मुझे छोटा मत बनाओ कृष्णा। जब तुम अपनी नौकरानी की लड़की के लिए केस लड़कर उसे न्याय दिलवाना चाहती हो, तो क्या मुझे समाज सेवा का एक अवसर नहीं दोगी? मैंने बहुत से केस लड़े और जीते भी, पैसा भी बहुत कमाया। अब अपनी संतुष्टि के लिए इस केस को निस्वार्थ लड़ने दो। मैं इस केस को जीतने के लिए अथक प्रयास करूंगी। छोटी से छोटी बात की तह तक जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोस्ट केसेस आर वन और लास्ट बिफोर ट्रायल बिगिंस। यह सच है। किसी भी रोग का समूल नाश करना संभव नहीं है, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है। आखिर समाज में फैले इस संक्रामक रोग का अंत होना ही चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी शायद ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। कहते हुए पल्लवी ने मेरी पेशकश ठुकरा दी। एक दिन स्कूल से आकर बैठी ही थी कि दिव्या ने मेरे पैर छूते हुए कहा, आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। रिजल्ट निकल गया है। मैं फर्स्ट डिवीजन विद डिक्टेंशन पास हो गई हूँ। बेटा, यह तो होना ही था। आखिर तूने इतनी मेहनत जो की थी, अब अपने मुख्य उद्देश्य में लग जा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तू अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। आंटी, अगले महीने ही प्रीलिम है। देखिए क्या होता है। सब अच्छा होगा। बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना। दिव्या ने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ कर दी। कोचिंग तो उसने पहले ही ज्वाइन कर ली थी। अब वह तन मन से परीक्षा की तैयारी में लग गई। वह रात के 2 बजे तक पढ़ती तथा सुबह 6 बजे उठकर फिर पढ़ाई प्रारंभ कर देती। आखिर उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। प्रीलिम में सफलता पाने के पश्चात वह मेंस एग्जाम की तैयारी में लग गई। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट निकला, तब प्रथम बार में ही उसका नाम सफल प्रतियोगी की लिस्ट में पाकर हम सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। विनय का मानना था कि लड़कियों के लिए सिविल सर्विसेज अच्छी है, पर दिव्या ने पुलिस सर्विस को चुना। कारण पूछने पर वह चुप रह गई। हमने भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। आखिर हमारी बच्ची ने अपनी मंजिल पा ली थी। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी थी। अब मेरा सारा ध्यान स्नेहा पर था। उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा 94% अंकों से पास की थी। वह आईआईटीएन बनना चाहती थी।
समय के साथ मेरे मन में शशांक के प्रति नफरत की दीवार कम होने लगी थी। अलग-अलग रहते हुए भी हम दोनों हर संभव तरीके से स्नेहा की हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते। उससे संबंधित हर मसले पर आपस में सलाह लेकर ही कोई फैसला करते। कभी-कभी उसे लेकर घूमने भी चले जाते। स्नेहा ने भी शायद अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था, तभी अब वह ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में स्वयं को प्रथम 10 प्रतियोगियों में पाकर स्नेहा रो पड़ी। मेरी गोद में सिर छुपाते हुए कहा, मम्मा, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं जताती तो मैं अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाती। बेटा, मैंने तो तुझे राह दिखाई है। सफल तो तू स्वयं अपने परिश्रम और योग्यता से हुई है। वैसे भी अभी तो तू सफलता की सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है। अभी जीवन में अनेकों ऐसी सीढ़ियां आएंगी, पैर भी डगमगाएंगे, पर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तू निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ती जाएगी। स्नेहा के आंसू पोंछते हुए मैंने प्यार से कहा। वरीता तथा उसकी चॉइस के आधार पर उसे दिल्ली आईआईटी में दाखिला मिला। हम खुश थे कि वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। छुट्टियों में आती तो बिना त्योहार के ही जो त्योहार मन जाता। अब भी उसके मन में एक कसक थी कि वह अपने मम्मा पापा दोनों के साथ एक साथ नहीं रह पाती। उसका समय बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसका कोर्स समाप्त होने आ रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में नया सपना पनपने लगा था। आईआईएम से मैनेजमेंट का कोर्स करना। यद्यपि पढ़ते पढ़ते ही उसका प्लेसमेंट हो गया, किंतु अपने दूसरे स्वप्न के लिए उसने वह ऑफर ठुकरा दिया। यद्यपि मुझे स्नेहा का यह कार्य अतिवादी लगा था, किंतु शशांक का कहना था कि अगर वह अपना एक और स्वप्न पूरा करना चाहती है तो उसे कर लेने देना चाहिए, जिससे उसे यह न लगे कि उसने जो चाहा वो हमने उसे करने नहीं दिया। हमारी प्रसन्नता का पारावार न रहा जब उसने आईआईटी में मेरिट प्राप्त की। हमने उसकी इच्छा का आदर किया। आखिर वह अपने दूसरे स्वप्न में भी कामयाब रही। उसे आईआईएम बेंगलुरु में दाखिला मिला। बेंगलुरु दूर था, पर स्नेहा के सपने के लिए दिल पर पत्थर रख लिया। वैसे भी संचार के साधनों ने आज दूरी कम कर दी है। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। एक दिन वह बालकनी में अकेली बैठी डूबते सूर्य को निहार रही थी कि शशांक आ गया। अचानक उसे आया देखकर प्रश्नवाचक दृष्टि से मैंने उसे देखा तो उसने कहा, स्नेहा ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचकर फोन करने के लिए कहा है। सब ठीक तो है ना? चिंतातुर स्वर में मैंने पूछा। आवाज से तो सब ठीक ही लग रहा था। कहते हुए शशांक ने स्नेहा को फोन मिलाया। पापा, स्पीकर ऑन करिए। फोन उठाते ही स्नेहा ने कहा, स्पीकर ऑन कर दिया है। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? अब शशांक के स्वर में चिंता झलक आई थी। पापा, सब ठीक कहाँ से होगा? आप और मम्मा अलग अलग रहते हो। अब अगर मुझे कोई खुशखबरी दोनों को एक साथ देनी हो तो? जब मुझे कुछ नहीं सूझा तब यह उपाय अपनाया। खुशखबरी? जल्दी बता बेटा। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। सब्र करो माँ पापा। आज मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा 25 लाख का ऑफर मिला है। सच बेटा? हाँ पापा मम्मा, कोर्स समाप्त होते ही मुझे ज्वाइन करना होगा। बहुत बहुत बधाई बेटा। इस खुशी में अपने सभी मित्रों को ट्रीट दे देना। मैं अभी 10,000 तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू पापा। क्लास में जाना है, फिर बात करूंगी। बाय पापा मम्मा। कैंपस सिलेक्शन द्वारा स्नेहा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में 25 लाख का पैकेज मिला है। सुनकर शशांक के पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसने आनंद फानंद में अपने सभी मित्रों को पार्टी के लिए एक होटल में आमंत्रित कर लिया। शशांक के कहने पर मैं भी अपने कुछ मित्रों के साथ पार्टी में गई थी। सबको हमारे संबंधों के बारे में पता था, अतः सोचने की कोई बात ही नहीं थी। अब हमें स्नेहा के विवाह के संबंध में सोचना चाहिए। एक दिन मैंने अवसर पाकर शशांक से कहा, विवाह भी हो जाएगा,
पहले उसे सेटल तो हो जाने दीजिए, शशांक ने कहा था। स्नेहा निरंतर सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जा रही थी, पर कहते हैं कि कुछ ईर्ष्यालु लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेते हैं। हमारे कुछ ऐसे ही शुभचिंतक दबी बुझी जुबान से या कहने से नहीं चूकते। ठीक है, उसे बहुत अच्छा जॉब मिल गया है, पर इतनी पढ़ी लिखी एवं सांवली लड़की के लिए वह ढूंढना आसान नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर मैं कुढ़ कर रह जाती। तब ऐसा लगता कि कुछ लोगों को किसी भी तरह से चैन नहीं मिलता है। शायद मन की कुंठा ही ऐसे लोगों से यह सब कहलवा देती है। कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिन पश्चात मैंने स्नेहा से विवाह के संदर्भ में बात की, तो उसने कहा, मम्मा, अभी से मेरे पैरों में जंजीर मत डालो। अभी मुझे थोड़ा सेटल हो जाने दो। वैसे भी जब तक मुझे समझने वाला, मेरी कद्र करने वाला लड़का मुझे नहीं मिलेगा, मैं विवाह नहीं करूंगी। शशांक ने भी स्नेहा की बात का समर्थन कर दिया था, पर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। आखिर यह कैसी सोच है? विवाह तो समय से ही हो जाना चाहिए। मिस्टर राइट की खोज में कब तक कुंवारी बैठी रहेगी? पर आजकल के बच्चे किसी की सुनते ही कहाँ हैं। आखिर इसी तरह 2 वर्ष और बीत गए। एक बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर स्नेहा घर आई। मैंने सोचा कि इस बार विवाह के लिए मना ही लूंगी। एक दिन अवसर देखकर मैंने स्नेहा से विवाह की बात की। मुझे विवाह करना ही नहीं है, प्रत्युत्तर में उसने कहा। पर क्यों बेटा? मम्मा, विवाह ही तो जिंदगी का मकसद नहीं होता। यही तो आप कहती हो। मैं आपके ही नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। मेरी बात और थी बेटा। क्या आप लड़की नहीं थी? क्या आपकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी? मेरी बात काटते हुए स्नेहा ने कहा, बेटा, मेरा मकसद विवाह करना नहीं, अध्यापिका बनकर समाज सेवा करना था। झूठ मम्मा, झूठ। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। सच को इंसान चाहे कितना भी छिपाने का प्रयत्न करे, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। स्नेहा ने मेरी बात काटते हुए कहा, तथा मेरे सामने एक एल्बम रख दी। यह तुझे कहाँ से मिली? एल्बम देखकर चौंक कर मैंने उससे पूछा, मम्मा, आज तक आपने सच क्यों छुपाया? आपकी पापा से सगाई हुई थी, फिर विवाह श्वेता मम्मा से क्यों हुआ? मेरी बात का कोई उत्तर ना देते हुए उसने मुझसे प्रश्न किया। जो बात मैं इतने दिन तक छुपाए रही, वह अचानक ऐसे सामने आ जाएगी। मुझे एहसास ही नहीं था। यह एल्बम शायद उसे माँ पापा की अलमारी से मिली थी। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं था। सच से परिचित होने पर उसने कहा, मम्मा, आप कहती हैं कि क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, पर मम्मा, अब मैं समझी कि पापा ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया। वह आज भी आपको चाहते हैं। शायद आपके प्रति अपने व्यवहार के कारण वह स्वयं को क्षमा ना कर पाए हों, पर आप तो उन्हें क्षमा कर सकती हैं। शायद उनका प्रायश्चित पूरा हो जाए। पर बेटा, मैंने तो उन्हें कब का क्षमा कर दिया। नहीं मम्मा, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। अगर आपने उन्हें क्षमा कर दिया होता तो आगे के शब्द जैसे उसके तालू से ही चिपक गए थे। तो क्या बेटा? अगर आप डैड से विवाह कर मेरी मां बनने को तैयार हो तो मैं भी विवाह कर लूंगी। अचानक उसने कहा और आशा भरी नजरों से मुझे देखने लगी। क्या मैं तेरी मम्मा नहीं हूं? क्या मैं अपने किसी दायित्व को निभाने में असमर्थ रही हूं? उसके आग्रह पर मैंने आत्म विगलित स्वर में पूछा था। मम्मा, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है। आपने मेरी जैसी परवरिश की वैसी तो श्वेता मॉम भी नहीं कर पाती। पर आपको और डैड को मैं इस तरह तिल तिल कर जलते नहीं देख सकती। हर पीड़ा का एक दिन अंत होता है। फिर इस पीड़ा का अंत क्यों नहीं? क्या आप दोनों एक नहीं हो सकते? लेकिन बेटा, अब हम इन रिश्तों से परे जा चुके हैं। मम्मा, डैड तो अकेले रह ही रहे हैं, पर मेरे विवाह के पश्चात आप भी अकेली रह जाएंगी। साथ ही साथ मैं भी सदा दो टुकड़ों में बैठी रहूंगी। मेरा एक टुकड़ा आपके पास रहेगा और एक डैड के पास।
आखिर कब तक मैं ऐसा जीवन जीऊंगी? और क्या वह लड़का जिससे मेरा विवाह होगा ऐसा जीवन स्वीकार कर पाएगा? क्या उसका परिवार आप दोनों के रिश्ते को समझ पाएगा? उसने पीड़ा युक्त स्वर में कहा था। पर बेटा, जो तुम चाहती हो अब नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? मम्मा, विवाह की कोई उम्र नहीं होती, और जहां तक लोगों की बात है, वे तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तुम सबको जानने के पश्चात भी मुझसे ऐसी उम्मीद करती हो? विवशता एक बार फिर मेरे स्वर से झलक उठी थी। मम्मा, मैं जानती हूं कि डैड से गलती हुई थी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आप और डैड एक दूसरे को बहुत चाहते हो, जिसकी वजह से ना आपने विवाह किया और ना ही डैड ने। फिर इस सत्य को आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हैं? मुझे अपना कर आपने अपनी बहन के प्रति अपना दायित्व निभा दिया। मुझे तो माँ मिल गई और आपको संतान, लेकिन डैड तो संतान के रहते हुए भी निसंतान ही रहे। क्या उन्होंने मुझे आपको सौंप कर अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर लिया? एक गलती की सजा उन्हें कब तक भुगतनी होगी? कभी तो इसका अंत होना चाहिए। मेरा बचपन तो आप दोनों की गोद एक साथ पाने में विफल रहा। क्या अब भी मुझे कभी आपसे मिलने और कभी डैड से मिलने अलग अलग आना पड़ेगा? मम्मा, अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं भी अन्य बच्चों की तरह एक सामान्य परिवार चाहती हूँ, कहकर स्नेहा सुबकने लगी थी। स्नेहा की बातें सुनकर मैं भाव विहल हो उठी। उसे अपने गले से लगाते हुए आत्म विगलित स्वर में कहा, रो मत बेटी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। पर क्या तुमने अपने पापा से बात की है? नहीं। अगर आप अपनी सहमति देती हैं तो मैं उनकी सहमति ले ही लूंगी। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए इंसान को झुकना ही पड़ता है। यही मेरे और शशांक के साथ हुआ। अपने सारे अहम और नफरत का परित्याग कर स्नेहा की इच्छा अनुसार अंततः हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस विवाह से आनंदी दादी बेहद प्रसन्न थी। उन्होंने स्नेहा को गले से लगाकर कहा, बेटा, तूने दो सूखी डालियों को अपने प्यार से लहलहाकर एक करने का सुखद कार्य किया है। ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। आकांक्षा दीदी भी बहुत प्रसन्न थी। उनका मानना था कि एक ही नदी की परिस्थिति जन्य दो विपरीत दिशाओं में बहती धाराओं को एक दिन मिलना ही था। दिव्या सुखद क्षण का आनंद जिले में राजनीतिक पार्टियों द्वारा निज हितार्थ कराए गए उपद्रव के कारण नहीं ले पाई थी। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक होने के कारण उसी की थी। स्नेहा की पूर्ण परिवार की कल्पना साकार हो गई थी। वह बेहद प्रसन्न थी। इसके साथ ही उसने अपने विवाह की सहमति दे दी थी। हम भी उसके लिए रिश्ते देखने लगे। आखिर एक दिन एक अच्छा रिश्ता आ ही गया। लड़का भी आईआईटीएन था। उसने एमएस अमेरिका से की थी तथा वहीं काम कर रहा था। उसका जीजा अमित स्नेहा का बॉस था। अमित स्नेहा के काम और व्यवहार से अति प्रसन्न था। अतः वह स्नेहा का विवाह अपने साले अभिनव से कराना चाहता था। उसने अपने मन की बात स्नेहा से की। स्काइप पर स्नेहा और अभिनव की बात कराई। उन दोनों की स्वीकृति प्राप्त कर उसने स्नेहा से उसके घर का पता लेकर रिश्ते का पैगाम भिजवा दिया था। रिश्ता अच्छा था, डिमांड भी नहीं थी। अमित ने विवाह के पश्चात स्नेहा का भी अमेरिका के शिकागो शहर की उसी ब्रांच में स्थानांतरण का प्रस्ताव भी रखा था जिसमें अभिनव काम कर रहा था। अमित ने स्नेहा की स्वीकृति के पश्चात ही रिश्ते का पैगाम भेजा था। अतः उनके मना करने का प्रश्न ही नहीं था। बात आगे बढ़ी। स्नेहा के होने वाले सास ससुर तथा ननद ने स्नेहा से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो हमने उन्हें आमंत्रित कर लिया। अभिनव के माता पिता एवं बहन स्नेहा से मिलकर बेहद प्रसन्न हुए एवं इस रिश्ते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। वे अत्यंत ही कुलीन, सज्जन और संस्कारी लगे। लड़के को हम साक्षात तो नहीं देख पाए, पर उसके विभिन्न पोज की फोटोज उसे हैंडसम और स्मार्ट दिखा रही थी। मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। फिर भी
मन की दुश्चिंता समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार मन में यही आ रहा था कि इतना हैंडसम लड़का उनकी सामान्य कदकाठी की बेटी को उचित मान सम्मान दे भी पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं वह उसे देखने के पश्चात मना कर दे। स्नेहा के साथ भी कहीं वैसा ही ना हो जैसा कभी उसके साथ हुआ था। अनेकों प्रश्नों के साथ मन में एक कशिश यह भी थी कि बेटी हमसे इतनी दूर चली जाएगी, उसको देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। मन की बात शशांक से कही तो उसने कहा, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। आखिर अभिनव के माता पिता जीजा जीजी ने उसे स्नेहा के रंग रूप कद काठी के बारे में बता ही दिया होगा। वैसे भी हमारी स्नेहा में क्या कमी है? इंटेलिजेंट है, होनहार है, अच्छा कमा रही है। जमाना बदल रहा है, साथ ही लोगों का नजरिया भी। समझदार लोग आज लड़कियों के रूप रंग को नहीं, वरन योग्यता को महत्व देते हैं। वास्तव में योग्यता ही व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाती है। अभिनव को 2 महीने पश्चात आना था, तभी विवाह की तारीख तय की गई थी। हम विवाह की तैयारियों में जुट गए। इस बीच स्नेहा और अभिनव में स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अपने अपने विचारों के आदान प्रदान के साथ फोटोज भेजने का सिलसिला भी चलता रहा। आज के युग में शायद दूर बैठे व्यक्ति से विचारों के आदान प्रदान का इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे विवाह की तारीख पास आती जा रही थी, वैसे वैसे काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। विवाह की समस्त रस्मों तथा रिश्तेदारों के रहने के लिए होटल अवध बुक करा लिया था, पर फिर भी काम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शॉपिंग के अतिरिक्त कार्ड छपवाना और वितरित करने का काम भी बाकी था। सिर्फ महीना भर बचा था। समय कम पर काम अनेक। आनंदी दादी ने जहां हर रस्मों रिवाज से परिचय करवाया, वहीं आकांक्षा दी तथा पल्लवी मेरे साथ विवाह की शॉपिंग में सदा साथ रही। उस समय लीला और उसकी बेटी शिखा ने पूरा घर संभाल लिया था। यद्यपि शिखा का विवाह हो गया था, पर स्नेहा की विवाह का समाचार सुनकर वह भी आ गई थी। सच, अगर अपनों का साथ ना हो तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाना बेहद कठिन होता है। वह दिन भी आ गया जब दोनों परिवार स्नेहा के साथ एयरपोर्ट पर अभिनव को लेने पहुंचे। मेरा मन धक धक कर रहा था, पर अभिनव और स्नेहा को आपस में सहजता से बातें करते देखकर सारी दुश्चिंताएं निर्मूल सिद्ध हुईं। तब महसूस हुआ कि शशांक ठीक ही कह रहे थे। आजकल लोगों का नजरिया बदल रहा है। समझदार लोग आज लड़कियों के रंग रूप को नहीं, वरन योग्यता को महत्व देते हैं। वास्तव में योग्यता ही व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाती है। पूरे विवाह में दिव्या स्नेहा के साथ साए की तरह लगी रही थी। मुझे भी अभिनव सुलझा हुआ इंसान लगा था। विवाह के धूम धड़ाके के पश्चात विदाई की बेला आ गई थी। कल जो चेहरे की खुशी से पुलक रहे थे, उन्हीं पर अब उदासी छाई हुई थी। मेरी आंखें बरस पड़ना चाह रही थीं, किंतु मैं उनमें समाये आंसुओं को यत्नपूर्वक रोके हुए थी। स्नेहा के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, समझ नहीं पा रही थी। इंसानों के बनाए ना जाने कैसी रीति रिवाज हैं, ना जाने कैसी विवशता है कि जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जिसको कभी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता, उसे ही एक अजनबी के हाथों सौंपने को विवश हो जाता है। कहाँ हो तुम कृष्णा? विदा का समय हो रहा है। शशांक की आवाज ने मुझे चौंका दिया था। मैं पूजा घर में बैठी बेटी के सुखी जीवन की मंगल कामना करती अंतर कवच में कैद सोच ही नहीं पा रही थी कि बाहर निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि अगर मैं बाहर निकली तो ना तो अपने आंसुओं को रोक पाऊंगी, ना ही स्नेहा को खुशी खुशी विदा कर पाऊंगी। मैं जानती थी कि मेरी आंखों में आंसू देखकर स्नेहा भी सहज नहीं रह पाएगी। मेरा मानना था कि नई दुनिया, नए घर में प्रवेश आंसुओं के साथ नहीं, वरन नई उमंग और नए उत्साह के साथ करना चाहिए। मम्मा, मैं जानती थी कि आप यहीं होंगी।
मम्मा, बस यही संतोष अपने साथ लेकर जा रही हूँ कि अब आप अकेली नहीं हैं। डैड भी आपके साथ हैं। स्नेहा ने अंदर आते हुए कहा। पीछे पीछे शशांक थे। उनका चेहरा भी उनके दिल का हाल बयां कर रहा था। विदा होती बेटी को प्यार से निहारते हुए अनायास ही उसे गले से लगाकर मैं सुबक पड़ी थी। स्नेहा और अभिनव को अगले ही दिन सिंगापुर के लिए निकलना था। पग फेरे की रस्म के लिए जब वह आई तो उसने हमें एक लिफाफा पकड़ाया। यह क्या है बेटा? आप स्वयं ही देख लो। लिफाफा खोला तो दार्जिलिंग का टूर पैकेज देखकर हम चौंक गए। हमारे मना करने पर उसने कहा, प्लीज मम्मा पापा, मना मत कीजिएगा। यह तोहफा मेरे और अभिनव की तरफ से है। वैसे भी विवाह के पश्चात आप दोनों कहीं नहीं गए हैं। अरे, कहाँ खो गई थी? कॉफी ठंडी हो रही है। मैं कब का कॉफी लेकर आ गया हूँ, तुम्हें पता ही नहीं चला। ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों में पैदल चल पाना मुश्किल होगा, अतः यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों देखने के लिए टैक्सी लेकर आया हूँ। कॉफी पी लो, फिर चलते हैं। प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए शशांक ने हाथ बढ़ा दिया था। कॉफी पीते हुए मैं शशांक की ओर देखते हुए सोच रही थी कि मन की गति भी कितनी अजीब है। पल में यहाँ, पल में वहां। कहते तो हैं कंप्यूटर से तेज कुछ भी नहीं है, या उसकी मेमोरी से अधिक किसी की मेमोरी नहीं है। पर मुझे लगता है इंसान भी कंप्यूटर से कम तो नहीं है। सारी यादें अब चेतन मन हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती हैं। जरा सा कंकड़ क्लिक डालते ही यादें हमारे हृदय पटल स्क्रीन पर चलचित्र की भांति उभरने लगती हैं। अच्छी बुरी यादें कच्चे पक्के चिट्ठे की तरह हमारी संपूर्ण चेतना को झकझोर कर रख देती हैं। कुछ पलों में ही हम अपना संपूर्ण जीवन जी लेते हैं। चलो चलें। शशांक ने उठते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। चलो, तुम्हारे साथ तो अब मैं बिना थके, बिना रुके आजीवन चल सकती हूँ, चाहे जहां ले चलो। सोचते सोचते कृष्णा ने शशांक का हाथ थाम लिया था। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर टाइगर हिल से सूर्योदय के दृश्य ने जहां मन मोहा, वहीं बर्फ से आच्छादित कंचनजंगा पहाड़ियों पर सूर्य की किरणें स्वप्नलोक की अनुभूति करवा रही थी। हमें बताया गया कि अपनी ऊंचाई के कारण दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। दार्जिलिंग से 6 किलोमीटर की दूरी पर धूम स्थान में स्थित हरा भरा बतासिया लूप हिमालयन रेलवे की ऊंचाई को कम करने के लिए बनाया गया है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए आती जाती टॉय ट्रेन जब इस स्थान से गोल गोल घूमकर गुजरती है, वह दृश्य देखने लायक होता है। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, रॉक गार्डन इत्यादि मुख्य पर्यटक स्थल हैं। यहाँ स्थित टी फैक्ट्री में जाकर चाय की पत्तियां बनाने की विधि देखने के साथ चाय भी पी तथा खरीदारी भी की। 4 दिन दार्जिलिंग में बिताने के बाद हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक गए। गंगटोक पूर्वी हिमालय रेंज में शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनमोहक पर्यटन स्थल है। इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन अवशेष एवं ग्रंथ संग्रहित हैं। रूमटेक मठ, ताशी व्यू पॉइंट, गणेश टोक, हनुमान टोक गंगटोक के मुख्य आकर्षण हैं। सच, इन पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ में हाथ डाले प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए घूमना असीम आनंद दे जाता है। दार्जिलिंग और गंगटोक की घाटियों के मनमोहक सौंदर्य के बीच कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात हम लौटे ही थे कि स्नेहा और अभिनव आ गए। वीजा की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी। उन्हें 15 दिन पश्चात ही निकलना था। स्नेहा से बिछड़ने का दुख था, वहीं उसकी खनकती हंसी और चेहरे पर दमकता तेज बयां कर रहा था कि वह अभिनव के साथ संतुष्ट है। केवल 60 किलो सामान ही ले जा सकते हैं, अतः ले जाने के लिए अति आवश्यक सामान ही रखा गया। मैंने स्नेहा की मनपसंद चकली के साथ मसाले, अचार इत्यादि रखने चाहे तो अभिनव ने कहा,
मम्मा, आप परेशान ना हो। अब तो वहां भी इंडियन शॉप में सब मिलने लगा है। आखिर उनके जाने का दिन भी आ गया। उनको विदा करके जब हम लौट रहे थे तो मन का आकाश सूना हुआ आया था। आंखें बरसने को आतुर थीं। पर तभी स्नेहा की सास विनीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बहन जी। अभिनव स्नेहा को कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। बहन जी, बस इसी आस के सहारे ही हमने अपनी फूल सी बेटी को विदा किया है। वरना अपने दिल के टुकड़े को किसी अनजान आदमी के साथ अनजान जगह भेजना सहज नहीं होता है। अब बस फोन का ही सहारा रह गया था। लगभग हर दिन स्नेहा और अभिनव नियम से फोन करते, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके इधर उधर की ढेर सारी बातें ऐसे करती कि लगता हम लोग आमने सामने बैठकर ही बातें कर रहे हैं। तब लगता दुनिया कितनी छोटी है। इतनी बातें तो यहाँ रहने वाले नाते रिश्तेदारों से भी नहीं हो पाती हैं जितना पराये देश में बैठी लड़की से हो जाती है। वह वहां की एक एक बात बताती, उसे देखकर हम भी खुश रहते। व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा हमने भारत में बैठे बैठे ही उसका घर, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन देख लिया था। स्नेहा बहुत ही करीने से घर रखती है। लगता ही नहीं था कि वह वही स्नेहा है जिसे अपने कमरे की सफाई के लिए सदैव टोकना पड़ता था। कहीं किताबें पड़ी रहती थीं तो कहीं कपड़े। जिम्मेदारी सचमुच इंसान को जिम्मेदार बना देती है। कृष्णा, देखो इस अखबार में छपी खबर, दिव्या का स्थानांतरण यहाँ इस शहर में हो गया है। एक दिन आकांक्षा दी ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा। सच? यह तो बहुत अच्छा समाचार है। क्या तुम्हारी दिव्या से बात हुई? फोन किया था पर स्विच ऑफ बता रहा है। तभी फोन की घंटी बजी। दिव्या है कहकर आकांक्षा ने फोन उठाया। मम्मा, आपने फोन किया था? हाँ, तुम्हारे यहाँ स्थानांतरण की खबर पढ़कर मैंने इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए थी। ऑर्डर तो मुझे अभी मिला है माँ, और अखबार वालों ने खबर भी छाप दी। उसने आश्चर्य से कहा, बेटी, मीडिया आजकल 4 कदम आगे ही रहती है। बेटी, तू कब तक आ रही है? हम सब तेरा यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, बस उसके बाद पहुंच जाऊंगी। काफी दिनों पश्चात साथ रहने को मिलेगा। दिव्या के स्वर में उल्लाहास छलक रहा था। उसके आने से फिर हमारे जीवन में चहल पहल हो जाएगी, वरना इस स्नेहा के जाने के पश्चात घर सूना सूना लगने लगा है। फोन पर आकांक्षा की बात समाप्त होते ही मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम सच कह रही हो कृष्णा। बस अब तो एक ही आकांक्षा रह गई है कि दिव्या विवाह करके अपना घर बसा ले। कहते हुए आकांक्षा के चेहरे पर मायूसी झलक आई थी। समय पर सब हो जाएगा दीदी। आपने वह कहावत सुनी होगी कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। पर इंसान अपना भाग्य भी तो स्वयं ही बनाता है। अगर वह गलती नहीं हुई होती तो अब तक दिव्या की गोद में बच्चा खेल रहा होता। शायद आपकी बात सच है, पर अब शायद दिव्या वह मुकाम हासिल नहीं कर पाती जो आज उसके पास है। मैं मानती हूं कि आज दिव्या के पास नाम और शोहरत है, पर मां होने के कारण यह भी जानती हूं कि मन से आज भी वह बेहद अकेली है। दूसरों से तो दूर, वह हमसे भी अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती। दीदी, दिव्या को अपनी जिंदगी जीने दो। समय आने पर वह स्वयं ही किसी का हाथ थाम लेगी। पता नहीं वह समय आएगा भी या नहीं। दीदी, अवश्य आएगा। धीरज रखिए। कहकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने का प्रयास किया था। मैंने आकांक्षा दी को समझाने का प्रयत्न किया था, पर ना जाने क्यों मुझे अपने ही शब्दों को खोखले लग रहे थे। चोट खाई स्त्री जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाती। मैं तो स्वयं भुक्तभोगी थी। हम सब दिव्या के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब दिव्या को आना था। हमारे अतिरिक्त पुलिस स्टाफ भी उसके स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। बड़ी कठिनाई से हम उससे मिल पाए। उसे तुरंत ही ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इतने बड़े पद पर रहने पर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं भावनाओं पर अंकुश लगाना ही पड़ता है। घर आते आते उसे रात के 8 बज गए।
नई जगह, नया काम, उसे परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यह हम भी जानते थे। दिन बीतते गए, पुलिस की नौकरी थी, अतः हर दूसरे तीसरे वर्ष ही दिव्या का स्थानांतरण होता रहता था। विनय रिटायर हो गए थे। उसके प्रति चिंता ने विनय और आकांक्षा को उसके साथ ही रहने को मजबूर कर दिया था। विवाह के प्रति दिव्या की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दिन प्रतिदिन दिव्या का व्यवहार रूखा होता जा रहा था। आकांक्षा सोचती शायद कार्य के प्रति अति संलग्नता ने उसे रूखा एवं संवेदनहीन बना दिया है। समय के साथ दिव्या के चेहरे से मुस्कान गायब होती जा रही थी। यांत्रिक रीति से उसे दिन रात काम में लगा देख आकांक्षा दी के साथ अब मैं भी चाहने लगी थी कि दिव्या घर बसाकर सेटल हो जाए। मान सम्मान, धन दौलत इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती है, पर यह भी सच है कि बिना घर, बिना साथी के इंसान अधूरा है। थका हारा इंसान सांझ तले जब घर लौटता है तो अपनों का प्यार भरा इंतजार उसकी सारी थकान, सारा तनाव हर लेता है। इंसान को कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी जीना चाहिए, पर हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर विवाह की बात टाल देती या कहती मेरा काम ही ऐसा है जहां घर नाम की चीज के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं विवाह कर कर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। इष्टता के आधार पर अब मेरे कॉलेज की मुख्य अध्यापिका के पद पर प्रोन्नति हो गई थी, जिसकी वजह से काम बहुत बढ़ गया था। एक दिन हम बालकनी में बैठे सूरज की प्रथम किरण के साथ चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि फोन बज उठा। फोन उठाया तो फोन पर हॉस्टल की वार्डन सरला थी। मैम, चिना ने आत्महत्या कर ली है। क्या? सरला की सूचना ने मुझे स्तब्ध कर दिया। चिना आसाम से थी। उसने इसी वर्ष कॉलेज में दाखिला लिया था। अभी कुछ दिन पूर्व ही उसने कुछ लड़कियों के द्वारा अपने प्रति होते दुर्व्यवहार की शिकायत मुझसे की थी। तब मैंने उन लड़कियों को चेतावनी देकर तथा उसे समझाकर भेज दिया था। और आज यह घटना, मैं स्वयं को बेहद असहज महसूस कर रही थी। हाँ मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम तुरंत पुलिस को फोन करो। उसके कमरे में किसी को घुसने मत देना। मैं अभी पहुंचती हूँ। सरला की आवाज सुनकर मैंने चैतन्य होते हुए कहा। शशांक को घटना की जानकारी देकर जब तक मैं हॉस्टल पहुंची पुलिस आ चुकी थी। जांच पड़ताल चल रही थी। चिना ने अपने कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मित्र तनिषा का रो रो कर बेहाल था। उसका कहना था कि चिना पिछले कुछ दिन से बेहद परेशान थी। लड़कियां कभी उसके रंग को लेकर तो कभी उसके काले घुंघराले बालों को लेकर, यहाँ तक कि उसके बात करने के तरीके तथा खान पान को लेकर भी छीटाकशी करने से नहीं चूकती थी। नतीजा यह हुआ कि वह पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी। कल रिजल्ट आया तो स्वयं को असफल पाकर उसने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। रात्रि में खाना भी नहीं खाया और सुबह यह घटना। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा दो लड़कियों को हिरासत में भी ले लिया गया। शाम तक चिना के माता पिता भी आ गए। अपनी बेटी की दशा देखकर वह स्वयं पर काबू न रख पाए और उसके पार्थिव शरीर से लिपट कर बिलख बिलख कर रो पड़े। हम सब विवश थे। वह मासूम अपनी ही सखियों के किए जा रहे अपमान से मानसिक रूप से इतनी आहत हुई कि उसे यह अतिवादी कदम उठाना पड़ा। अंतिम क्रिया संपन्न कराकर दुखी मन से रात्रि तक ही मैं घर लौट पाई थी। शशांक मेरा इंतजार कर रहे थे। उनको शब्दशः बताने के पश्चात भी मन मस्तिष्क में हलचल मची हुई थी। हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। यह बात अलग है कि देश, जलवायु और वातावरण के कारण हर व्यक्ति के स्वभाव, यहाँ तक कि शक्ल सूरत में भी अंतर आ जाता है। रंग भेद, नस्ल भेद पर टिप्पणियां करना क्या उचित है? ऐसा करते हुए हम व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? क्या हो गया है हमारी पीढ़ी को? क्या ऐसे लोग यह सब अपने मनोरंजन या क्षुद्र मानसिक पिपाशा की शांति के लिए करते हैं? क्या इस घटना से ऐसा करने वाले कुछ सबक ले पाएंगे?
प्रश्न अनेक थे, पर किसी का भी उत्तर मेरे पास नहीं था। पूरी रात करवटें बदलते रही, स्वयं को बेहद असहज तथा कुछ हद तक असफल महसूस कर रही थी। अगर उस दिन मैंने चिना की बातों को गंभीरता से लिया होता, तो शायद आज यह घटना ना घटती। सुबह 6 बजे के अलार्म के साथ उठी। चाय बनाने के लिए किचन में गई ही थी कि घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने लीला थी। आज इतनी जल्दी? बात ही कुछ ऐसी थी। कल आप मिली नहीं थी। आपसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा था। अतः जल्दी चली आई। क्या बात है? मेम साहब, गणेश और रूपा के फैसले की सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला अगले हफ्ते होगा। अगर गणेश को सजा मिल गई तो मैं समझूंगी हम गरीबों को भी न्याय मिलता है। अवश्य मिलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। मन में खुशी लाते हुए मैंने कहा। कल की हृदय विदारक घटना के पश्चात लीला की बात में थोड़ा सुकून पहुंचाया था। मेम साहब, मैं आपकी बात काट नहीं रही हूं, पर भगवान होता तो क्या रूपा के साथ ऐसा होने देता? कहकर वह काम में लग गई। इस अनपढ़ औरत ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। हम इंसान अक्सर जीवन में घटी हर छोटी बड़ी बात को ईश्वरीय शक्ति से जोड़कर देखने लगते हैं। कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो यथार्थ में इंसान को अधिकतर अपनी अच्छाइयों, बुराइयों और गलतियों का फल इसी जहां में मिलता है। पर इस शाश्वत सत्य को नकार कर इंसान तमाम सांसारिक बुराइयों में संलिप्त रहकर गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोकर मुक्त होने का प्रयास करता रहता है। स्कूल में दशहरे की छुट्टियां हो गई थीं, अतः आकांक्षा और विनय के आग्रह पर हम हफ्ते भर के लिए उनके पास उनसे मिलने के लिए इलाहाबाद चले गए थे। दिव्या हमसे मिलकर बेहद प्रसन्न हुई तथा महाराज खाना बनाने वाले को फटाफट पनीर पकोड़े के साथ रात का मेनू भी बता दिया। कृष्णा, आज बहुत दिन बाद दिव्या के चेहरे पर मुस्कान देख रही हूँ, वरना घर आकर भी यह तो फोन या तो फाइलों से जूझ ही रहती है। दिव्या को महाराज को आदेश देता देखकर आकांक्षा ने कहा। दूसरे दिन नाश्ता करके शशांक और विनय घूमने निकल गए। मैं और आकांक्षा लॉन में बैठे सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए बातें करते हुए अखबार के पन्ने भी पलट रहे थे। तभी आकांक्षा ने एक समाचार पत्र पढ़कर मेरी ओर बढ़ाया। लॉ कॉलेज की एक लड़की को उसके कॉलेज के ही कुछ लड़कों ने अपहरण करके रेप किया तथा एक्सीडेंट का केस बनाने के उद्देश्य से अर्धमूर्छित अवस्था में उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया, पर वह बच गई। दिव्या खन्ना इस केस की छानबीन कर रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी। पीड़िता निवा श्रीवास्तव ने पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया है। समाचार पढ़कर मैंने आकांक्षा की तरफ देखा। मेरी आंखों में प्रश्न तैरता देखकर उसने कहा, कृष्णा, यूं तो दहेज हत्या, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं रोज ही अखबार में छपती रहती हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्या इस पीड़ित लड़की को न्याय दिलवाने की बात क्यों कर रही है। व्यर्थ में झंझट में पड़ रही है यह लड़की। ना घर की रहेगी ना घाट की। कौन उसका हाथ थामेगा? मुझे दुख तो इस बात का है कि भुक्तभोगी दिव्या उसको न्याय दिलवाने के नाम पर उसकी छीछालेदर ही करवाएगी। मैं भी अनिश्चय की स्थिति में थी। मैं जानती थी ऐसे केस का निपटारा जल्दी नहीं होता। रूपा का केस मेरे सम्मुख था। 7 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, पर अभी तक उसका निपटारा नहीं हो पाया है। लीला उस दिन कह रही थी कि हफ्ते भर में फैसला हो जाएगा, पर बचाव पक्ष के वकील ने अपने मुवक्किल की बीमारी का बहाना बनाकर फैसले की तारीख टलवा दी है। अब ना जाने कब फैसला आएगा। शाम को दिव्या घर आई। उसे चाय देते हुए आकांक्षा अपने मन के द्वंद्व को छुपा नहीं पाई तथा मन का संशय उसके सामने रख दिया। उसकी बात सुनकर तिलमिलाकर दिव्या ने कहा, मम्मा, हमारी ऐसी ही सोच अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। हम औरतें अगर अपने ऊपर हुए अन्याय के प्रति आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? जहां तक बदनामी का प्रश्न है, निवा ने कोई गुनाह नहीं किया है।
बिन किए अपराध की सजा मन ही मन भुगतते हुए वह पूरी जिंदगी कुंठा में क्यों गुजारे? अपराधियों को निशंक क्यों घूमने दे? क्या इसलिए कि वे बेखौफ होकर इसी तरह की दूसरी घटना को अंजाम दे सकें? बेटी, स्त्री का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर एक बार उसके चरित्र पर दाग लग गया तो मिटाए नहीं मिटता। आकांक्षा ने पुनः कहा, मम्मा, स्त्री को देह के दायरे में बांधकर परिभाषित मत करो। देह से परे भी उसका अपना एक अस्तित्व है, अस्मिता है। देह पर अत्याचार हो सकता है पर अस्मिता पर नहीं। देह मैली हो सकती है पर चरित्र नहीं। देह नश्वर है पर स्त्री की सोच सार्वभौमिक है। उसे किसी दायरे में बांध कर रखना स्त्री का अपमान करना है। आज की स्त्री की परिवर्तित सोच उसे हर आतताई अनाचारी से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित कर रही है। आखिर क्यों ना लें प्रतिशोध? स्त्री ही आखिर कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेगी? सृष्टि को रचने वाली, संवारने वाली अपने ही कुपूतों, नाशुक्रों को कब तक माफ करेगी? परिवर्तन तो धरा का नियम है मम्मा। आज की स्त्री कमजोर नहीं है। मैं कमजोर थी जो चुप रह गई, पर वह लड़की कमजोर नहीं है। आज उस जैसी ही लड़कियों की हमारे समाज को आवश्यकता है। कम से कम अपराधी को सजा दिलवाकर कुंठा से मुक्त हो सकेगी। मेरी तरह ताउम्र बिन किए अपराध की सजा तो नहीं भोगेगी। कहते हुए दिव्या सुबक पड़ी थी, मानो उस रात का एक एक पल उसकी आंखों में तिर आया हो। जब तक आकांक्षा कुछ कहती, दिव्या उठी और अपने कमरे में चली गई। कृष्णा, आज मुझे अपनी ही बेटी अनचिन्ही लग रही है। जिस दिव्या को मैं कठोर, अनुशासित, कर्मठ कार्य के प्रति समर्पित समझती रही थी, वह अंदर ही अंदर इतनी खोखली हो चुकी है, मैंने सोचा भी ना था। तो क्या वह आज भी उस घटना को नहीं भूली है? कम से कम अपराधी को सजा दिलवाकर कुंठा से मुक्त हो सकेगी। बार बार दिव्या की यह बात मेरे मन मस्तिष्क पर हथौड़ी की तरह प्रहार कर रही है। दीदी, जैसे जैसे मैं इस संदर्भ में सोच रही हूँ, दिल के बंद दरवाजे खुलते जा रहे हैं। सच ही कह रही है दिव्या। हम भले ही दुनिया के सामने नाटक कर लें, पर स्वयं क्या सच्चाई को झुठला पाते हैं? मन ही मन हीन भावना के शिकार होकर दुनिया से तो क्या, स्वयं से ही मुंह चुराने नहीं लगते हैं? इससे तो अच्छा है कि सच्चाई को स्वीकार करते हुए दिल में चुभे नश्तर को एक झटके से निकालकर बेदर्दी से मसलते हुए निकाल फेंके। दर्द एक बार होगा, नासूर तो नहीं बनने पाएगा। तभी शायद जिंदगी सहज बन पाए। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो कृष्णा। आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लग गई। उसका दर्द आज मैं महसूस कर पा रही हूँ। पर उस समय मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा था। दिव्या का कथन आज मुझे यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि समय के साथ जीवन के समीकरण बदल रहे हैं, उसके साथ सोच भी। कहते हुए आकांक्षा अपराध बोध से ग्रसित हो उठी थी। दिव्या ने हमारे सम्मुख एक नई औरत का खाका खींच दिया था। आग की भीषण लपटों से कुंदन बन निकली लड़की जो सब वर्जनाओं से मुक्त हो चुकी है। वह देह की सीमाओं से परे आत्माभिमान और आत्मसम्मान से जीना चाहती है। पुरुषों के एक छत्र साम्राज्य को चुनौती देती, तेजी से आगे बढ़ती, हर जगह अपने निशान छोड़ती, अपनी पहचान बनाने में जुटी है। उसके शब्दों से हमारे मन में एक द्वंद्व छिड़ गया था, तथा इसके साथ ही आस की एक नई किरण भी उजास फैलाने लगी थी। शायद इस तरह के प्रयत्नों तथा स्त्री के जागरूक होने से बाल विवाह, दहेज प्रथा, हत्या, बलात्कार और स्त्री को प्रताड़ित करने के केसों में अब कमी आ जाए। मैं मीटिंग में जा रही हूँ मम्मा, आने में देर हो सकती है। खाने पर इंतजार मत करना। और हाँ, कल सुबह संगम पर स्नान का प्रबंध करवा दिया है। सुबह 5 बजे गाड़ी आ जाएगी। थोड़ी देर पश्चात बाहर जाते हुए दिव्या ने कहा। थोड़ी देर पहले सुबकती दिव्या को अति आत्मविश्वास के साथ बाहर जाते देख हमारी आंखें जुड़ा गई थीं।
दीदी, कोई बात थोड़ी देर के लिए भले ही दिव्या को दंश दे दे, पर अपनी परेशानी की वजह से वह अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेगी। हर समस्या का डटकर मुकाबला करेगी। अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार वह भले ही ना कर पाई हो, पर दूसरे के ऊपर हुए अन्याय पर वह चुप नहीं बैठेगी, उसे न्याय दिलवा कर रहेगी। अचानक मेरे मुख से निकला, सच कृष्णा। दिव्या का यह रूप देखकर मन पर छाए काले घने बादलों का स्थान प्राची की रुपहली किरण ने ले ली है। आज मुझे अपनी दिव्या की सुलझी सोच पर गर्व हो आया है, कहकर आकांक्षा ने सुकून की सांस ली। दीपावली पर घर की सफाई चल रही थी। अलमारी व्यवस्थित करने के लिए खाली की तो एक डायरी मिली। उसमें शशांक की रचनाएं थीं, कुछ पूरी तो कुछ आधी अधूरी। पढ़ने लगी तो पढ़ती ही गई। दिल में दर्द का विशाल सागर समेटे शशांक का एक अलग ही रूप नजर आया। दर्द दिल में था, जुबां भी थी खामोश। अश्क बंद पलकों से निकलकर चुपके से बेबस बना दिया। हम तो अकेले ही चाहते थे सुलगना, तुमने निकलकर जहां को भी सुलझा दिया। माना सुलगना तासीर नहीं थी हमारी, पर वक्त ने हमें बौना बना दिया। राख के ढेर में निज को तलाशते तलाशते थक चले कदम। इंसान इंसान है, खुदा नहीं। किस्मत तूने बता दिया। चलना ही जिंदगी, रुकना राही मौत। घबराए मन, बहती सांसों को बहकने न दिया। रूठी हो भले ही पराजय नहीं, शब्दकोश में मेरे चलूंगा भले ही थके कदम। संकल्प आज मैंने लिया। शशांक को लिखने का भी शौक है। कुछ रचनाएं लिखी तथा कुछ छपी भी थीं। मुझे आज ही पता चला। इधर उधर बिखरी रचनाओं को एकत्रित कर एक संकलन के रूप में प्रकाशित करवाकर शशांक को सरप्राइज देने के विचार ने मेरे मन में एक नई चेतना भर दी। उनकी पुस्तक छपवाने के क्रम में ना जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ था कि नामी प्रेस वाले नए लेखकों को छापना ही नहीं चाहते हैं। वहीं छोटे प्रेस वाले लेखकों से किताब छपवाने का इतना पैसा मांगते हैं कि वह बेचारा अपनी इच्छा की पूर्ति ही नहीं कर पाता है। एक प्रकाशक आखिर शशांक की पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गया। मेरी पेशकश पर उसने कहा, कृष्णा जी, प्रशांत जी की कविताएं उत्कृष्ट हैं। मैं भी एक लेखक हूं। आपकी जैसी स्थिति से गुजर कर ही मैंने इस प्रेस की स्थापना की थी, जिसमें उदीयमान रचनाकारों की रचनाओं की पुस्तकों का नो लॉस नो प्रॉफिट में प्रकाशन हो सके, जहां लेखक का शोषण और उत्पीड़न नहीं, मानव वर्धन हो। आखिर किसी लेखक की कितनी भी रचनाएं नामी पत्र पत्रिकाओं में क्यों ना प्रकाशित हुई हों, पर एक अच्छे रचनाकार की यही चाहत होती है कि उसकी रचनाएं चिरकाल तक सुरक्षित रहें। यह तभी संभव है जब बिखरे हर मोती को एक माला के रूप में गूंथा जाए। शायद इससे अच्छी साहित्य सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। रचनाओं में प्रवाह और सुधार आ सके, इसलिए मैंने शहर के साहित्य प्रेमियों के लिए एक संस्था रचना बनाई है, जिसकी बैठक हर शनिवार को मेरे घर पर होती है, जहां कविताओं के दौर के साथ नई छपी पुस्तकों पर चर्चा भी होती है। अगर शशांक जी चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी अवश्य रविंद्र भाई, पर अभी नहीं, क्योंकि मैं शशांक की पुरानी रचनाओं को पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात अगर शशांक आपकी संस्था को ज्वाइन करना चाहेंगे तो अवश्य करेंगे। पुस्तक को प्रेस में दिया ही था कि एक दिन स्नेहा का फोन आया। मम्मा, आप और पापा वीजा अप्लाई कर दो, मैं आपके लिए टिकट भेज रही हूँ। बेटी के पैसों से विदेश यात्रा। शशांक मान ही नहीं रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि अगर हमने स्नेहा की बात नहीं मानी तो उसे दुख होगा। जितना किराया होगा उतना हम दे आएंगे। मैंने अपने मन की बात शशांक से कहते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वह तो ठीक है, पर फिर भी रुपए और डॉलर में खर्च करना एक बराबर तो नहीं हो सकता। फिर 6 महीने की छुट्टी मैं नहीं ले पाऊंगा। माना हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते,
किंतु क्या बेटी और दामाद की इच्छा का मान रखना हमारा कर्तव्य नहीं है? 6 महीने ना सही, 2-3 महीने तो रह ही सकते हैं। थोड़ी ना नुकुर के पश्चात शशांक ने अपनी सहमति दे ही दी। वीजा की फॉर्मेलिटी पूरी होने पर 3 महीने की छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दिया। वीजा मिलने की सूचना मिलते ही अपने आने की सूचना से स्नेहा को अवगत कराया, तो वह बेहद प्रसन्न हुई तथा उसने अपनी कुछ इच्छाएं भी बताईं, जैसे लाल मिर्च का भरवा अचार, आम का अचार, महाराष्ट्रियन चूड़ा, मसाले वाली मठरी, आटे के मेवे वाले लड्डू, बेसन की बर्फी। फरमाइश सुनकर यह सोचकर मन जुड़ा गया कि बाहर रहकर भी हमारे बच्चे अपने देश की माटी से जुड़े हुए हैं। तभी तो उन्हें केक पेस्ट्री की नहीं, वरन लड्डू की चाह है। उनकी फरमाइश की सारी चीजों के साथ ढेरों उपहार लेकर हम 7 समुंदर पार उनके पास शिकागो पहुंच ही गए। हमारे उपहार पाकर स्नेहा और अभिनव बेहद प्रसन्न हुए। पूरे हफ्ते तो वे दोनों व्यस्त रहते थे, लेकिन शनिवार और इतवार को वे आसपास के दर्शनीय स्थल घुमाकर हमारी सारी बोरियत दूर करने का प्रयास करते। शिकागो की सबसे ऊंची 108 मंजिल की इमारत सीएस टावर की 103 मंजिल पर बनी ऑब्जर्वेटरी से दूर दूर तक फैली मिशिगन लेक के अतिरिक्त इलिनोइस, इंडियाना तथा विस्कोशिन स्टेट के साथ शिकागो की स्काई लाइन, ऊंची ऊंची इमारतें खूबसूरत नजारा पेश कर रही थीं। नेवी पियर देखकर लगता था कि हम एक नई दुनिया में ही आ गए हैं। नेवी पियर मिशिगन लेक पर स्थित हार्बर है। आधे घंटे की बोटिंग खुशनुमा एहसास दे गई थी। यहाँ जॉइंट व्हील में बैठकर शिकागो का एरियल व्यू देखने को मिला। एक भारतीय अनीश कपूर कॉन्सेप्ट पर आधारित 24.5 एकड़ में बने मिलेनियम पार्क की 33 फीट लंबा, 42 फीट ऊंचा तथा 100 टन वजन का 168 स्टेनलेस स्टील की प्लेटों को जोड़कर बनाई बीन जैसी संरचना में अपनी विभिन्न आकार की आकृतियां हमें आश्चर्यचकित कर रही थीं। स्वामी नारायण मंदिर, बहाई टेम्पल, म्यूजियम यहाँ के मुख्य आकर्षण है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ सभी वाहन चालक ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। वैसे तो बिना पैदल साइन के आए कोई भी पैदल यात्री सड़क पार नहीं करता, पर आश्चर्य तो तब होता जब सिग्नल होने के बावजूद अगर कोई पैदल यात्री सड़क पार नहीं कर पाता है, तो जब तक वह सड़क पार नहीं कर लेता था, गाड़ियां चलती ही नहीं थी। गजब का रोड सेंस है वहां के लोगों में। वहां का माहौल और वातावरण देखकर हमें महसूस हुआ, इंसान चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अवसर मिलने पर घूमने अवश्य जाना चाहिए, जिससे दूसरी जगह की संस्कृति और आचार विचार से परिचय प्राप्त कर मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर सकें। घूमने फिरने के साथ ही मैं स्नेहा की छोटी मोटी फरमाइश, कभी आलू के पराठे तो कभी ब्रेड रोल और नहीं तो बेसन का हलवा बनाकर खिलाकर संतुष्टि का अनुभव करती। स्नेहा तो स्नेहा, अभिनव भी बड़े चाव से मेरे हाथ की बनी चीजें खाता। उसका व्यवहार इतना सहज और सरल था कि उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह हमारा दामाद है। स्नेहा के समान वह भी हमारे साथ बैठकर ढेरों बातें करता, कुछ हमारी पूछता, कुछ अपनी सुनाता। चुटकुलों का तो उसके पास भंडार था, और कुछ नहीं तो बात बात पर चुटकुले सुनाकर हंसने के लिए मजबूर कर देता था। तब सोचती, ऐसा दामाद भाग्यशालियों को ही मिलता है। अजीब तो तब लगता जब कभी अभिनव स्नेहा से पहले ऑफिस से आ जाता तथा मेरे मना करने के बावजूद भी चाय नाश्ता बनाने लगता। उसको ऐसा करते देख एक दिन मैं किचन में घुस गई तथा उसको आराम करने की सलाह देते हुए चाय नाश्ता बनाने लगी। मम्मा, मेरा कार्य करना आपको बुरा क्यों लगता है? आखिर जब स्नेहा मेरे बराबर ही कमा रही है, तब क्या घर की आधी जिम्मेदारी बांटना मेरा कर्तव्य नहीं है? मेरे रोकने पर अभिनव ने कहा। अभिनव के शब्द मुझे खुशी से सराबोर कर गए। आज के बच्चे हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार और एडजस्टेबल हैं। अभिनव स्नेहा को सदा खुश रखेगा। सोचकर जहां मन में संतुष्टि मिली वहीं महसूस हुआ शायद बदलती मानसिकता
आज समय की मांग है। वरना आम भारतीय परिवार में अगर स्त्री कमाती है तब भी उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। एक समय ऐसा आता है कि घर बाहर के दो पाटों में पिसती औरत पना निज अस्तित्व ही गंवा बैठती है। यहाँ हर सामान ही डिजाइनर होता, चाहे वह सोफा हो या दीवार पर लगी सीनरी। हजारों डॉलर वे दोनों यूं ही इन सब चीजों पर खर्च कर डालते हैं। बुरा तब लगता जब वे फिजूल खर्ची करते। फ्रिज व्यर्थ के सामानों से भरा रहता, तरह तरह के जूस, फ्रोजन फूड और भी ना जाने क्या क्या। सामान समाप्त नहीं होता कि और ले आते। कभी कभी तो उपयोग में ना आने पर, एक्सपायर होने पर फेंक देते हैं। मम्मा, आप कहाँ खो गई? चलिए आज बाहर ही खाना खाते हैं। स्नेहा ने ऑफिस से आकर मुझे सोच में डूबा देखकर कहा। अरे, क्या खाना है? मैं बना देती हूँ। व्यर्थ पैसा फूकने से क्या फायदा? स्नेहा की बात सुनकर मन में उथल पुथल मचाती बात आखिर जुबान पर आ ही गई। पैसा तो हाथ का मैल है मम्मा। जीवन को घसीटना नहीं, जीना चाहिए। पर बेटा, जीवन का मकसद उड़ाना खाना भी तो नहीं होना चाहिए। अभी प्लानिंग नहीं कर पाए तो बाद में परेशानी होगी। अरे छोड़ो भी। स्नेहा का बाहर खाने का मन है तो आज बाहर ही खाते हैं। कहो, कहाँ चलना है बेटा? आज का डिनर मेरी तरफ से, शशांक ने बेटी का समर्थन करते हुए कहा। अरे, अब ऐसे ही बैठी रहोगी या चलोगी भी? स्नेहा का मन भी तो रखना है, आखिर बेटी है हमारी। मुझे आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए शशांक ने मुझसे कहा। एक एक पैसे को समझ बूझकर खर्च करने वाले शशांक के मुंह से उपरोक्त शब्द सुनकर चौंक गई थी, पर अब कहने सुनने से कोई फायदा नहीं था। अतः तैयार होने चली गई। थैंक्स गिविंग डे पर मिले लॉन्ग वीकेंड में शशांक और स्नेहा ने ऑरलैंडो में डिज्नी वर्ल्ड, नासा और मियामी घुमाने का प्लान बना डाला था। डिज्नी वर्ल्ड में एनिमल किंगडम, मैजिक किंगडम, एपकॉट तथा हॉलीवुड स्टूडियो, सी वर्ल्ड घूमकर अच्छा लगा। मियामी में समुद्र की लहरों से खेलते हुए एक अलग ही अनुभव हो रहा था। नासा की बात तो अनोखी थी। आईमैक्स थिएटर, एस्ट्रोनॉट वॉल ऑफ फेम, शटल लॉन्च एक्सपीरियंस, स्पेस सेंटर टूर इसके मुख्य आकर्षण हैं। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के दर्शनीय स्थलों की सैर कराई। हर स्थान खूबसूरत था। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। बेटी के सुखी घर संसार से तृप्त थे। ऐसा लगता कि आज की पीढ़ी हमारी पीढ़ी के विपरीत सही मायने में काम करना एवं भरपूर एंजॉय करना जानती है। सब सुविधा होने के बाद कुछ तो ऐसा था जिसे हम मिस कर रहे थे। ना जाने क्यों अब अपनों और अपने देश की बहुत याद आ रही थी। कभी कभी महसूस होता कि हमारे आंगन में लगा अमरूद का पेड़, यहाँ तक कि फुलवारी भी हमें पुकार रही है। यद्यपि लीला को पानी देने के लिए कह आई थी, पर इंसान चाहे लाख प्रयत्न कर ले, पर मोह के बंधनों को तोड़ पाना आसान नहीं होता। शायद उम्र के साथ साथ बंधन और भी प्रगाढ़ होते जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या हम अपने देश को छोड़कर यहाँ आते? और अब लौटने की चाहत? सच, यह रिश्ते ही जीवन को प्यार के सूत्र में बांधते हैं। अपने देश की धरती की पुकार दिल में हलचल मचाने लगी थी। तथा कुछ अपनी सुनाने तथा कुछ वहां की जानने के लिए आकांक्षा को फोन मिला लिया तो उसने बहुत हैरान परेशान स्वर में कहा। अच्छा किया जो तूने फोन कर लिया, मैं तुझसे बात करना ही चाह रही थी। क्या बात है दीदी? कृष्णा, दिव्या भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसी समस्या खड़ी कर देती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब क्या किया मेरी राजकुमारी ने? विवाह के लिए तो पहले ही तैयार नहीं थी तेरी राजकुमारी। अपने सूनेपन को भरने के लिए अब एक बच्चा गोद लेना चाहती है। इसमें बुराई क्या है दीदी? एक बच्चे का जीवन संवर जाएगा। बुराई तो कुछ नहीं है कृष्णा, पर रहेगा तो वह गैर का ही। चाहे हम उस पर कितनी ही प्यार क्यों ना उड़ेले, इस पर भी वह लड़का नहीं, लड़की गोद लेना चाह रही है।
अगर कोई उसे समझा सकता है तो सिर्फ तू ही। हम तो उसके दुश्मन हैं। दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कह कृष्णा। दीदी, दिव्या ने एक पुरुष से चोट खाई है। शायद इसीलिए वह उसके बाल रूप को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसकी इच्छा का सम्मान कीजिए। वैसे भी लड़कों को गोद लेने के लिए बहुत से परिवार मिल जाएंगे, पर लड़की को गोद लेने का साहस बहुत कम कर पाते हैं। दिव्या एक कन्या को गोद लेकर उसको नई जिंदगी देना चाहती है, तो उसे रोकिए मत। उसकी खुशी में सम्मिलित होकर उसका हौसला बढ़ाइए। कृष्णा, तुम कठिन से कठिन समस्या का चुटकी में समाधान कर देती हो। हम आज ही उसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं। बहुत ही खुश होगी। क्या रूपा के हत्यारे को सजा मिली? निवा श्रीवास्तव का क्या हुआ? कृष्णा ने बात बदलते हुए कहा। निवा के आरोपी को 7 वर्ष की सजा हो गई, पर कृष्णा पल्लवी नहीं रही। आकांक्षा ने दुखी स्वर में कहा। क्या? कैसे? कृष्णा ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हफ्ते भर पूर्व अपने गृह नगर मुजफ्फरनगर में अपने भतीजे के विवाह में सम्मिलित होने गई थी। एक दिन वह शॉपिंग करने बाजार गई थी। तभी भरे बाजार में हुए एक बम विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। एक आतंकवादी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली है। मैं पिछले कुछ दिनों से परेशान थी, अतः सूचित नहीं कर पाई। आगे आकांक्षा दी ने क्या कहा, कृष्णा को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मन में बार बार यही कह रहा था कि आखिर ये खून खराबे होते किस लिए हैं? आखिर किनकी महत्वाकांक्षाएं हैं इनसे पूरी होती हैं? क्यों इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाता है? जिहाद के नाम पर ऐसा कृत्य करने वाले भूल जाते हैं, ऐसे कृत्यों में खुदा कभी उनका साथ नहीं देगा। अगर उसे खून खराबा पसंद होता तो सृष्टि नहीं रचता, पृथ्वी पर सौंदर्य ही नहीं बिखेरता। खून की होली खेलते हुए ये लोग ना जाने किस दुनिया की बात करते हैं। शायद यह लोग यह नहीं जानते हैं कि नफरत से नहीं, वरन प्यार से दिल एवं बड़ी से बड़ी जंग जीती जाती है। कहाँ खोई हुई हो कृष्णा? लो, चाय पियो। तुम्हें फोन पर बातें करते देख चाय बना लाया। लेकिन क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। पल्लवी के बारे में बताया तो शशांक भी उदास हो गए तथा कहा, पता नहीं क्या हो गया है हमारे देश के युवकों को, जो अपनी ऊर्जा नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्यों में लगा रहे हैं। आप सच कह रहे हैं। काश ऐसे लोग समझ पाते कि ऐसा करके वे ना केवल अपना वरन राष्ट्र का भी अहित कर रहे हैं। पल्लवी जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो अपनों को रोता छोड़कर चले गए होंगे। क्या होगा उनके छोटे बच्चों का, उनके बूढ़े माता पिता का? कौन है उन्हें संभालने का? क्या वे इस हादसे को भुला पाएंगे? चाय ठंडी हो रही है। यह तो चाय है, पर जिनके दिल के अरमानों पर पानी डाल दिया गया हो, वह क्या करें? इस हादसे में मैंने अपनी अभिन्न मित्र पल्लवी को तो खोया ही है। रूपा को न्याय दिलवा पाने की आस बुझ गई है। ना जाने कैसा विधि का विधान है। जिस घटना पर तुम्हारा वश नहीं, उस पर सोचने और शोक मनाने से क्या फायदा? हाँ, अगर बिगड़ी बात को बनाया कैसे जाए, इस पर विचार करना हो तो कर सकती हो। शशांक ठीक ही कह रहे थे। अगर रूपा को न्याय दिलवाना है तो कोई दूसरा वकील ढूंढना होगा। सोचकर मन को तसल्ली देने का प्रयास किया, तथा इसके साथ ही मुझे लगा अब मेरा देश, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। अब घर लौटने की इच्छा होने लगी थी। अभिनव और स्नेहा के ऑफिस से आते ही घर लौटने की बात कही तो वो चौंक गए तथा आग्रह युक्त स्वर में कहा, इतनी जल्दी? अभी तो हमारा मन ही नहीं भरा। प्लीज कुछ देर और रुक जाइए ना। के पश्चात आखिर हमारी बात मानकर अभिनव ने हमारे लौटने की बुकिंग कराने का आश्वासन दिया। अब हमें लौटने की तारीख का इंतजार था, पर उसके पूर्व हमें अचल और बीना के पास न्यूयॉर्क भी जाना था। भारत से चलने से पूर्व उन्होंने हमसे वायदा लिया था कि अमेरिका प्रवास के दौरान
हम उसके पास अवश्य आए। उनके आग्रह को ठुकरा पाना हमारे लिए संभव नहीं था। बेहद मान सम्मान देते थे वे हमें। यही कारण था कि हमने भारत वापसी की टिकट के साथ हफ्ते भर न्यूयॉर्क रहने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अभिनव को न्यूयॉर्क का भी टिकट बुक कराने का आग्रह किया था। एक दिन ऑफिस से आकर स्नेहा ने मुझे टिकट पकड़ाते हुए कहा, मम्मा, मुझे बिजनेस डील के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। मेरा जाना अति आवश्यक है, टाल भी नहीं सकती। आप भी बीना मामी से मिलने न्यूयॉर्क जाने के लिए कह रही थी। इस बीच आप उनसे मिल आओ। शेष समय आपके साथ ही छुट्टी लेकर बिताऊंगी। नियत तिथि को हम न्यूयॉर्क चले गए। अचल और बीना ने तहे दिल से हमारा स्वागत किया। अचल के ऑफिस जाते ही बीना हमें कहीं न कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बना लेती। समुद्र के बीचों बीच बने टापू पर स्थित आजादी की प्रतीक कॉपर की बनी 151 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखकर हम दंग ही रह गए। इसे देखने के लिए केवल शिप, जिसे यहाँ फेरी कहा जाता है, से ही जाया जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के पश्चात इसी फेरी से हम एलिस आइसलैंड गए थे। एलिस आइसलैंड न्यूयॉर्क हार्बर का प्रवेश द्वार है। हमें बताया गया कि विभिन्न देशों से समुद्र मार्ग से आए लगभग 100 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रवेश द्वार से अमेरिका में प्रवेश किया। उनकी याद में यहाँ मेमोरियल बना है। अंपायर स्टेट बिल्डिंग की 103 मंजिल की 86 मंजिल पर स्थित ऑब्जर्वेटरी डेक से दिखती स्काईलाइन न्यूयॉर्क की विशालता का अनुभव करा गई। मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम की मूर्तियां जीवंत लग रही थीं। टाइम स्क्वायर ने जहां इस बात का एहसास कराया कि न्यूयॉर्क कभी नहीं सोता, वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल में उपस्थित जन समूह इस बात का एहसास करा गया कि संवेदनाएं इस देश में अभी भी जिंदा हैं। अगले सप्ताह अचल और बीना ने नियाग्रा जाने का प्रोग्राम बना रखा था। अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पर स्थित नियाग्रा रिवर द्वारा बनाए विश्व प्रसिद्ध घोड़े की नाल के आकार के 51 मीटर की ऊंचाई से गिरते झरने को देखकर हम अभिभूत थे। मेड ऑफ मिस्ट अर्थात वह जहाज जिससे पर्यटकों को झरने के एकदम पास ले जाया जाता है। जहाज में बैठते ही हमें रेनकोट दिया गया, जिससे झरने के पास जाने पर कपड़े गीले ना हो। जाते समय महसूस हुआ कि हमारे भारत में भी एक से एक झरने हैं, पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की अनदेखी के कारण कोई भी इतना विकसित नहीं हो पाया है। इसके बाद हमने नियाग्रा के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल, जर्नी बिहाइंड फॉल, नियाग्रा फ्यूरी, नियाग्रा फॉल डिस्कवरी सेंटर, गॉट आइसलैंड तथा व्हाइट वाटर लेक, केव ऑफ विंड भी देखने गए। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस स्थान ने हमारा मन मोह लिया। हम नियाग्रा से लौटे ही थे कि बीना को अपने पिता के परलोक गमन की सूचना मिली। पिता से उसे गहरा लगाव था, फिर उसकी माँ भी जिंदा है। ऐसे समय में माँ को अपने बच्चों का ही सहारा होता है। वैसे भी अमेरिका में रहते हुए भी बीना अपने परिवार के हर सुख दुख में काम आई है। फिर ऐसे समय वह कैसे न जाती। वह हमारे कारण पशोपेश में पड़ी हुई थी। उसकी दुविधा देखकर मैंने उससे कहा, बीना, ऐसी स्थिति में तुम्हारा अपनी माँ के पास रहना आवश्यक है। हम मिल तो लिए ही हैं, तुम बेहिचक चली जाओ। हमारी बात मानकर बीना चली गई तथा हमें भी समय से पूर्व ही शिकागो लौटना पड़ा। स्नेहा थी नहीं, सोचा अभिनय भी ऑफिस में होगा। घर की चाबी हमारे पास है ही, अतः उसे फोन करके व्यर्थ क्यों डिस्टर्ब किया जाए। हम सीधे घर पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही बेडरूम से आती तेज आवाजों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। क्या स्नेहा समय से पहले लौट आई है? क्या अभिनय भी आज ऑफिस नहीं गया? आश्चर्य इस बात का था कि सदा शांत रहने वाले इस जोड़े में झगड़ा किस बात पर हो रहा है। ना चाहते हुए भी हम बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। पुरुष आवाज तो अभिनव की थी, पर स्त्री आवाज स्नेहा की नहीं, किसी और की थी।
वह अंग्रेजी में बोल रही थी। यू चीट! पहले तुमने हमसे विवाह का वायदा किया, इतने दिनों तक हमसे फ्लर्ट करता रहा, फिर हमें बताए बिना उस इंडियन को ले आया। फिर भी हम चुप रहे। हमें लगा शायद आम हिंदुस्तानी की तरह अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए तुम उस इंडियन से विवाह करके यहां ले आए हो। पर अब तो तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हो। अब तो हमें आपस में मिले बिना महीनों गुजर जाते हैं। तुम चाहते क्या हो? शक्ल ना सूरत, पता नहीं तुम कैसे उसके साथ रह लेते हो। पर अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मुझे या उसे, दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। वरना वरना क्या? तेज आवाज में अभिनव ने कहा। मैं उस इंडियन को सब कुछ बता दूंगी। आगे हमसे कुछ सुना नहीं गया। मन दरक गया। बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा, फरेब, इस भोले भाले चेहरे पर इतना घिनौना नकाब। अगर हम अचानक नहीं लौटते तो इस राज पर पर्दा ही पड़ा रह जाता। इस तरह के धोखे के ना जाने हमने कितने किस्से सुने थे, पर हमारी अपनी पुत्री के साथ भी ऐसा होगा सोचा भी नहीं था। बार बार पढ़ा और सुना था कि इन प्रवासी भारतीयों की जिंदगी फरेब से भरी होती है। इनकी एक नहीं कई कई गर्लफ्रेंड होती हैं। अपने माता पिता की नजरों में अच्छा बना रहने के लिए या विवाह तो कर लेते हैं, पर अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ घूमने फिरने से बाज नहीं आते। कभी कभी तो ब्याहता पत्नी को दोजक की जिंदगी जीने को विवश कर देते हैं। कहीं अपनी स्नेहा के साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा। अभी वे सोच ही रही थीं कि वह लड़की दनदनाती हुई बाहर निकली। उसके पीछे पीछे अभिनव था। वह लड़की तो इधर उधर देखे बिना चली गई, लेकिन अभिनव हमें देखकर रुक गया तथा आश्चर्य से हमारी ओर देखते हुए कहा, मम्मा पापा आप कब आए? पहले से खबर दी होती तो मैं एयरपोर्ट लेने पहुंच जाता। अभिनव की मीठी मीठी बातें सुनकर मन किया कि उसे हमें धोखा देने के लिए खूब खरी खोटी सुनाए, पर फिर लगा ऐसे इंसान के क्या मुंह लगना। वैसे भी अगर अपने आने की सूचना उसे दे देते तो इतने बड़े रहस्य से पर्दा कैसे हटता। हमें चुप देखकर वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। फिर धीरे से कहा, मम्मा, शायद आपने सब सुन लिया। सुनकर आप मुझ पर क्रोधित हैं। होना भी चाहिए। आखिर गलती भी मेरी ही है। मुझे पहले ही स्नेहा को सब कुछ बता देना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे डर था कि कहीं सच्चाई जानकर स्नेहा मुझसे दूर न चली जाए। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, यह सच है कि मैं विवाह से पूर्व इस लड़की जेनी को चाहता था। इससे विवाह भी करना चाहता था। शायद इस कामना के पीछे एक चाहत छुपी हुई थी कि अगर मैंने अमेरिकन लड़की से विवाह कर लिया तो मुझे अमेरिकन नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, जिसकी वजह से मुझे कहीं भी आने जाने या जॉब करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अमेरिकन लड़की से विवाह की पापा मम्मा ने इजाजत नहीं दी। उनका इकलौता लड़का होने के कारण मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने उनकी इच्छा के आगे सिर झुका दिया। मेरे जीजा जी को जब मेरे इस मंतव्य का पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने माता पिता की इच्छा का मान रखते हुए किसी इंडियन लड़की से विवाह करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस में एक लड़की काम कर रही है। वह ब्रिलियंट होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात चलाऊं। उसका ट्रांसफर भी कंपनी बेसिस पर शिकागो हो जाएगा। हाँ, इतना बात बता देना आवश्यक समझता हूं कि यह लड़की सामान्य कदकाठी के साथ सांवली भी है। हो सकता है तुम्हें इससे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएं, पर इसके जितनी परिश्रमी और सकारात्मक सोच वाली लड़की मिल पाएगी, मुझे संदेह है। जीजा जी ने स्नेहा की इतनी प्रशंसा की थी तो उस समय मुझे लगा, चलो माता पिता की इच्छा का मान रखने के लिए इंडियन लड़की से विवाह कर लेता हूँ। और कुछ नहीं तो कम से कम पैसा तो कमा कर लाएगी ही। भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी होने के कारण ज्यादा चू चपड़ भी नहीं करेगी। अगर करेगी तो देखा जाएगा। यह सच है मम्मा, जब मैंने स्नेहा से विवाह किया था तब मेरा मन साफ नहीं था।
उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं सामान्य शक्ल सूरत वाली लड़की के साथ जीवन बिता भी पाऊंगा। पर यह भी सच है, जब से मैंने स्नेहा का साथ पाया है, मैं किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं पाता हूँ। उसके साथ रहकर ही मैंने जाना है कि सुंदरता तन की नहीं, मन की होती है। विशेषतया तब जब मानसिक स्तर पर उसे अपने अनुरूप पाता हूँ, तब बहुत ही सुकून महसूस करता हूँ।